हेलो दोस्तों, रॉय कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9th क्लास का साइंस का पहला अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग देखेंगे। आइए पढ़ते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी इस सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान या आयतन घेरती है। देखते हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार की वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिकी गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम यहाँ आयतन देखे होंगे, स्टार लगा हुआ है। देखिए, यहाँ स्टार लगा हुआ है, देख सकते हैं। देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, आयतन। उसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नेटवर्क के इशू के कारण ब्लर आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, इसके अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक मतलब 1 घन मीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। मतलब 1 लीटर बराबर 1 डिमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 ml और 1 मीटर बराबर 10⁻³ सेंटी क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पदार्थ का भौतिक स्वरूप 1.1 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1 में देखते हैं। पहला में दिया 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। तीसरा पॉइंट है, जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। चौथा है, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ। चौथा पांचवा जो है, ये कहाँ गायब हो गया। और छठा क्वेश्चन आता है, ये
क्या जल के स्तर में कोई बदलाव है? दोस्तों देखिए, क्रियाकलाप इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए ये क्रियाकलाप दिया है कि आसानी से बच्चा समझ सके, उस पर सोच सके, इसलिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको बोरिंग लगेगा वही महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को देखते रहिए। पैसेंस रहेगा तभी आपको सफलता मिलने की चांस रहती है। इन प्रश्नों के, अब चलिए आइए पढ़ते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसे कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं, ये दर्शाया गया है, देखिए। जल ले लिया है, फिर नमक मिलाया गया है, ठीक, फिर हिलाकर उसको मिलाया गया है। जल और नमक, जल में जो स्पेस है उस स्पेस में नमक भर गया है। देख सकते हैं नमक जो है वो ब्राउन कलर का है। इसमें लिखा हुआ है, जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 1.12 पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। प्रयोग द्वारा, मतलब क्रियाकलाप के द्वारा देखते हैं। 1.2 में पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रक्रिया को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे, मतलब इसी प्रकार दोहराते रहे। क्या जल अभी भी रंगीन है? बोलिए, ये रंगीन ही रहेगा। इसके देखते हैं चित्र 1.2 में। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी का रंग नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा, मतलब 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर मैग्नेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए 1.2 में जो दिया है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। 1.2.1 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दोस्तों ये ब्लर आ रहा है बार बार नेटवर्क के इशू के कारण, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक और शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, जो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। देखिए दोस्तों 1.2 दशमलव 2
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बहुत ही दिलचस्प चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं पॉइंट 1 में, क्रियाकलाप 1.3 में। पॉइंट 1, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुरी अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? पॉइंट 2, इसके परीक्षण को नोट करें। क्रियाकलाप 1.1.4, पहला, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या पीली स्याही डाल दें और दूसरे शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। स्याही के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद के बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? आइए क्रियाकलाप 1.5 देखते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएं नहीं। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। तीसरा, गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? तीसरा, समय बीतने पर क्या होता है? चौथा, पाँचवा, इसे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपयुक्त 3 क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। दोस्तों, ये दिलचस्प है। हम जितना भी क्रियाकलाप देखें, अब इसका निष्कर्ष निकलेगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गति ऊर्जा होता है। दोस्तों, ये देखना हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है? गति ऊर्जा होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। तापमान बढ़ने से कणों में गति तेज हो जाती है, देख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कणों में अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। किस कारण होता है? समावेश के कारण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना ही विसरण, देखिए, विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण जो है तेजी से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? विसरण है ना, विसरण तेजी से होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक खेल खेल रहा है, बोल रहा है एक खेल खेलने के लिए। इसे खेल के एक मैदान में खेलेंगे। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बना लिया, मानव श्रृंखला बनाया है। पहला समूह ईद मिस्मी
नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना लें। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। यह किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 7.1 देखते हैं। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण बल एक दूसरे से जुड़े हैं? देखिए क्रियाकलाप 1.8 देखते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त 3 क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। देखिए जितना ठोस रहेगा उतना आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग होगा। ठोस में ज़्यादा अट्रैक्शन बल होता है, आकर्षक बल होता है। फिर लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में उससे भी कम होता है। दोनों से, ठोस और द्रव से। चलिए पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं अब 1.3 में। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्था के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था 1.3.1 में देखेंगे ठोस अवस्था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ के तीनों अवस्था पढ़ेंगे।